गरीब ससुराल में अमीर बहू के प्याज पराठे। साधना अपने घर में पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। साधना का सबसे बड़ा बेटा सुमित एक छोटे से किराना स्टोर में काम किया करता था। उस स्टोर पर एक नेहा नाम की लड़की सामान खरीदने आया करती थी। सुमित को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उसका स्टोर पर भी मन नहीं लगता था। अभी सुमित किराना स्टोर के स्टोर रूम में खड़ा हुआ था कि तभी गुस्से से उसका मालिक अंदर आया। सुमित, अरे ओ सुमित। जी 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 मालिक। तेरा ध्यान कहाँ रहने लगा है? देख, बाहर ग्राहक खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहूंगा मालिक, अभी देखता हूँ। सुमित अपने मालिक के पास से दुकान के अंदर आ गया। वहाँ बहुत सारे ग्राहक थे जो भड़क रहे थे। अरे यहाँ कोई है जो हमें सामान दे? मैंने मेरा सामान खरीद लिया है, क्या कोई है जो मुझसे पैसे ले? जी जी, आप सभी नाराज मत होइए। अरे इतनी देर से तूने हमें पागलों की तरह खड़ा कर रखा हुआ है। अरे अब तू बोल रहा है कि हम नाराज ना हो? वाह! सभी सुमित को घूर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक ऐसी लड़की भी थी जो जरा भी गुस्सा नहीं कर रही थी। सुमित ने एक एक करके सभी को सामान दिया। अरे यार, आज का तो दिन ही खराब है। हाँ जी मैडम, बोलो आपको क्या देना है? सुमित ने बिना उस लड़की का चेहरा देखे ये बात बोली। ये वाला ऑयल दे दीजिए। तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पसंद नेहा थी। उसे देखते ही सुमित खुश हो गया और उसकी सारी थकान उड़न छू हो गई। जी दे रहा हूँ। ये वाला? नहीं नहीं, वो वाला। नेहा ने ऑयल लिया और वो स्टोर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। ओह नो! अरे कोई बात नहीं, आप यहीं स्टोर में रुक सकते हो। जब बारिश खत्म हो जाए तब आप चली जाइए। ओके, थैंक्स। सुमित ने नेहा को बैठने के लिए कुर्सी दे दी। नेहा वहीं सुमित की टेबल के पास ही कुर्सी रखकर बैठ गई और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। वैसे क्या ये आपकी दुकान है? नहीं, मैं तो बस यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ। ओह, वैसे आपका नाम क्या है? हाँ, सुमित। और आप नेहा ना? हाँ, आपको कैसे पता? अरे हम अपने यहाँ आने वाले एक एक ग्राहक का नाम पता जानते हैं, और आप तो स्पेशल हो। मतलब? हाँ, कुछ नहीं, मजाक था। दोनों ने इसी तरह बातों बातों में दोस्ती कर ली और बारिश रुकने पर नेहा अपने घर चली गई। आज के बाद से रोज नेहा सुमित को मिलने के बहाने किसी न किसी काम से स्टोर पर आया करती थी। नेहा भी अब सुमित को पसंद करने लगी थी। एक दिन सुमित ने नेहा को एक पार्क में बुलाया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ सुमित, और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। नेहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। कोई नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुमित को नेहा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन दोनों ने बिना किसी से पूछे शादी कर ली। और शादी के बाद सुमित नेहा को अपने घर लेकर पहुंचा। सभी ने नेहा को खुशी से अपनाया और नेहा ने भी सभी को बहुत सम्मान दिया। और अगले दिन, माँ, दूध नहीं है। भाभी, हमारे यहाँ दूध नहीं आता है। हैं? लेकिन आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? हम सभी तो बासी रोटी ही चटनी से खा लेते हैं, और कभी कभी जब इसका मन नहीं करता है तो पानी की चाय बना लेते हैं। तू भी खाकर देख, अच्छा लगेगा। नेहा अपनी सास की बात सुनकर हैरान सी एक सोच में पड़ गई। अरे भाभी, इतना भी क्या सोचना, आप खाकर तो देखिए, आपको अच्छा न लगे तो बोलना। ठीक है। नेहा अपनी ससुराल वालों के साथ जमीन पर बैठ गई। उसे जमीन पर बैठकर थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन नेहा एक अच्छे स्वभाव की थी। उसने उस अजीबपन को महसूस न करके परिवार की खुशियों को महसूस किया और सभी के साथ खुशी खुशी बासी रोटी वाला ही नाश्ता करके घर के कामों में लग गई। अरे भाभी, ये सब आप क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ। क्यों? आप नई बहू हो। ओहो रानी, मुझसे ऐसी बातें मत करो। चलो हटो, इसे मैं कर लूंगी। नहीं, ये मैं ही करूंगी। दोनों में ऐसे ही खट्टी मीठी अनबन होने लगी। रानी और नेहा एक ही दिन में सहेलियों की तरह घुल मिल गई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब नेहा की शादी हुए 1 महीना हो आया था। माँ, आज के खाने में क्या है? पता नहीं बहू,
तेरे ससुर जी अब तक नहीं आए हैं। सुमित के भी काम के पैसे सारे खत्म हो गए हैं। ना जाने अब कहाँ से घर का राशन आएगा। साधना ऐसे बोल ही रही थी कि तभी गोविंद हाथ में छोटी सी पोटली में दाल लेकर आया। अरे ये ले बहू, आज ये दाल बना लेना, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। माँ जी, बाबा जी, एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं बहू, बोल। आपका कभी कुछ अच्छा, जैसे प्याज के पराठे, आलू के पराठे, भिंडी वगैरह खाने का मन नहीं करता है क्या? हम लोग कब से बस दाल या चटनी ही खाए जा रहे हैं। नेहा की बात सुनकर गोविंद और साधना चुप हो गए। भाभी, हम लोग गरीब हैं, अगर हमारा मन कभी करेगा भी तो क्या फायदा होगा? हम लोग उन चीजों को कभी खरीद ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा इसी में है कि हम अपने जी को मार दें, क्योंकि हम आपकी तरह अमीर नहीं है ना? नहीं नहीं रानी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ कि आपका क्या मतलब था। रानी उदास होकर चली गई। नेहा भी उदास थी। माँ, बाबा, आप तो मुझे समझती हो ना? बिल्कुल। साधना की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई और तभी उसने अपने गरीब परिवार को अच्छा खाना खिलाने की ठान ली। माँ, आज हम ये दाल नहीं खाएंगे। आज तो मैं आप सभी को प्याज के पराठे खिलाऊंगी। लेकिन बहू, उसके लिए पैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। नेहा ने अपनी चप्पल पहनी और वो सीधा अपने बैंक चली गई। बैंक से उसके खाते में थोड़ा सा बैलेंस पड़ा हुआ था। नेहा ने उन सभी पैसों को बैंक से निकाल लिया। इन पैसों को यहाँ नहीं, मेरे ससुराल में होना चाहिए। नेहा पैसे निकालकर सीधा बाजार पहुंची और वहां से उसने प्याज के पराठे का सामान खरीद लिया। आज तो सभी अच्छा खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगी। नेहा सामान लेकर अपनी ससुराल पहुंची। बहू, तू कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? माँ, आज हम सभी अच्छा खाना खाएंगे। और हाँ, ये लीजिए। नेहा ने बचे हुए पैसे अपनी सास के हाथों पर रख दिए। अरे, इतने सारे पैसे? हाँ माँ, ये मेरे बैंक में पड़े हुए थे। मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। अब ये आपके हैं, आप इनसे जो चाहे वो कर लेना। साधना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझसे कौन सा ऐसा पुण्य हुआ था जो मुझे तू मिली। नेहा मुस्कुराने लगी और फिर उसने खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के लिए प्याज के पराठे बनाए। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। भाभी, मुझे मेरे बुरे बर्ताव के लिए माफ कर दो। कौन सा बर्ताव? मैं तो कब का उसे भूल गई। सभी नेहा की बात पर हंसने लगे। वैसे भाभी, अगर दुनिया में कहीं जन्नत का एहसास है ना, तो वो स्वादिष्ट खाना खाने में है। हाँ, वो तो है। सभी खुशी खुशी प्याज के पराठे खा रहे थे और नेहा गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। बहू हो तो ऐसी। सभी बहुत खुश थे। नेहा उस घर में लक्ष्मी की तरह आई थी। साधना ने नेहा के दिए पैसों से सुमित का एक किराना स्टोर खुलवा दिया और फिर उनके घर के हालात भी सुधर गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। सिया अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। सिया का पति रमेश जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। आज तो मैं पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। रमेश अपनी पूरी जी जान से लकड़ियां काटने में मेहनत कर रहा था। उसने बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी काटी थी। आज तो मैं अपने बच्चे और बीवी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। अब जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ियों को उठाया, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा था कि रमेश ही अपनी कमर पकड़कर गिर गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कमर। रमेश का घर वहीं पास में था। अपने पति की दर्द भरी चीखें सुनकर सिया वहां पर दौड़ती हुई चली आई और जल्दी से रमेश को डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? देखिए, ज्यादा वजन उठाने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। अब ये ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको इन्हें बस आराम करवाना होगा। इन्हें ले जाइए और आराम करवाइए। सिया टूटे हुए मन से अपने पति को अस्पताल से लेकर आ गई। रमेश अब अपाहिज हो चुका था और चलना फिरना काम करना इसके बस की नहीं थी। सिया, अब घर का खर्च, बच्चों की फीस, सब कुछ कैसे होगा? सब हो जाएगा जी, बस आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं? आज घर में 5 किलो चावल है, कल तो ये भी नहीं रहेगा और हम लोग क्या खाएंगे? आपको बोला ना कि सब हो जाएगा, आप बस आराम कीजिए। अभी 5 किलो चावल है ना। रमेश सिया की बात सुनकर चुप हो गया।
सिया माता रानी की अटूट भक्त थी और वो दुनिया के लोगों को कुछ बताने या उनसे कुछ भी मांगने से बेहतर माता रानी को बताना और मांगना बेहतर समझती थी। हे माँ, मेरे पति अपाहिज हैं और अब मेरे बच्चों का सहारा कोई नहीं है। माँ, अब तू ही मुझे सहारा दे, मेरी दुविधाओं को दूर कर दे। सिया माता रानी से मांग ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी आना रो पड़ती है। अरे अरे, आ रही हूँ। आना को भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है और मुझे भी। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अभी रुको, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सिया ने रोटियां बनाई और सभी को खाना खिलवाया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। रमेश भी अभी बिस्तर पर ही था। अब सिया के घर में पैसे की किल्लत हो रही थी। पलक और दिव्या के स्कूल की फीस भी जमा करनी है और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। हे माँ, मैं क्या करूँ? सिया बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। सिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी दिव्या एक बहुत ही सुंदर चमकीली तितली पकड़कर उसके पास लेकर आ गई। अरे दिव्या, ये क्या है? माँ, ये तितली है। आप जानती हो, मैंने इसे पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? बस ऐसे ही। नहीं बाबू, ऐसे आजाद चीजों को कैद करना अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी से इसे छोड़ दो। ओके मम्मा। सिया के एक कहने पर दिव्या ने उसे छोड़ दिया। वो तितली आजाद होकर सिया के इर्द गिर्द घूमने लगी और फिर इंसानी आवाज में बोली, सिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कोई साधारण तितली नहीं, बल्कि परीलोक से आई हुई एक परी हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, मैं क्या मदद करूँ? सिया ने कुछ देर सोचा और फिर उसने तितली को अपने घर की सारी कंडीशन बता दी। मैं समझ गई। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर की जमीन पर किसी भी चीज की खेती करना शुरू कर दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तितली की बात सुनकर सिया खेती करने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे अपने घर में से एक मटर का दाना मिला। क्या इससे बात बन जाएगी? बिल्कुल। सिया ने अपनी जमीन पर उस मटर के दाने को बो दिया। वो तितली उसके आसपास उड़ने लगी और एक परी वाले मंत्र का जाप करने लगी और अचानक ही उस दाने से मटर का पौधा फूट गया। सिया, अब तुम कुछ ही दिनों में इस खेत को हरा भरा पाओगी। मैं चलती हूँ। तितली उड़ गई। उस दिन के बाद से सिया ने उस खेत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और लगभग 5 दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहराने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी मटर आई है। माँ, इस मटर का पराठा बनाओ ना। पराठा? अच्छा ठीक है। सिया ने पराठा बनाने के लिए थोड़ी सी मटर तोड़ी, लेकिन उसके ऐसा करते ही वहाँ और मटर उग आए। कमाल है, ये तो मेरा जादुई खेत है। सिया बहुत खुश थी और उसने खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए मटर का पराठा बनाया। कैसा बना है? आप खुद ही खाकर देखो। जादुई मटर का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में मजा ही आ गया। सिया को पराठा खाते खाते एक आइडिया आया। बच्चों, अगर हम अपने यही पराठे बना बना कर लोगों को बेचे तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया, हम तो अमीर हो जाएंगे। मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। फिर क्या था, सिया ने अपना मन पक्का कर लिया और अगले दिन वो अपने घर के बाहर अपनी बेटियों की मदद से छोटा सा पराठे का स्टॉल लगाकर बैठ गई। उसकी बेटी दिव्या मटर को खेत से लाकर छीलने का काम करती थी, तो वहीं पलक अपनी माँ के साथ पराठे बना रही थी। माँ, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। हिम्मत रख बेटा, कोई तो जरूर आएगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी नहीं आया। सिया निराश हो गई, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले दिन फिर उसने स्टॉल लगाया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था और ऐसे ही चलते चलते 1 हफ्ता बीत गया। हाँ, अब कल से स्टॉल नहीं लगाएंगे। इतना सारा तेल, गैस और वक्त सभी कुछ बेकार गया। अब तो राशन भी खत्म हो गया है और तुम्हारे बाबा की दवा भी। हाँ, ना जाने सब कुछ कैसे होगा। सिया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके घर के बाहर एक लड़की आई और वहां आकर गिर पड़ी। अरे अरे, कौन हो तुम? क्या हुआ? खाना, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो लड़की देखने में बहुत थकी हुई लग रही थी। सिया ने उसे उठाया और अपने घर में ले जाकर उसे मटर का पराठा बनाकर खिलाया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। यकीन नहीं होता कि मटर के पराठे में इतना स्वाद हो सकता है। इसके आगे तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल फेल है। क्या आप इन्हें बेचती हो? शुक्रिया। हाँ, मैंने इन्हें बेचना चाहा था, लेकिन कोई ग्राहक आता ही नहीं, तो सोच रही हूँ कि इस काम को बंद कर दूं। ऐसा मत कीजिए,
आपके यहाँ बस एक ग्राहक आने की देर है, फिर देखो कि कैसे सब कुछ बदलता है। वो लड़की सिया के अंदर एक नई हिम्मत भरकर चली गई। सिया ने अगले ही दिन पराठों का स्टॉल लगा लिया और कुछ ही देर में वहाँ ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे यही वो जगह है ना जिसके बारे में मशहूर राइटर ने लिखा था। चलो चलो जल्दी पराठे खाने चलते हैं। ग्राहक आते देखकर सिया बहुत खुश हो गई। जी जी, सभी को मिलेगा। पलक बेटा, दिव्या, जल्दी काम पर लग जाओ। अरे बहन, मुझे 3 पराठे दो। देती हूँ। सिया की दुकान पर अब ग्राहक आने लगे थे। दरअसल वो जो लड़की थी जिसकी सिया ने मदद की थी, वो एक बहुत बड़ी राइटर थी। उसे सिया का पराठा इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी किताब में उसके बारे में लिख दिया। सिया के दिन बदलने लगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि दोस्तों, दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है।